वेलकम टू रेटू बायो क्लासेस। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के 3 मेजर फंक्शनल स्ट्रक्चरल रीजन हैं। इसके द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल रीजन। इसके 3 फंक्शनल रीजन हैं। थ्री फंक्शनल रीजन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल। Now the second is nucleus, third is cytoplasm. All the 3 functional region of cells are plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं। तो अगर कहीं सेल मेम्ब्रेन है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही इंडिकेट कर रहा है, या कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो सेल मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। बोथ आर सेम थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट रीजन, एंड सेल वॉल। सेकेंड होता है न्यूक्लियस, थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। अगर एक हम लोग रफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो सपोज करिए ये एक हमारा सेल है, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेंट्रली लोकेटेड ये न्यूक्लियस हो गया, एंड द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो इसके 3 सेल के ना इंपॉर्टेंट 3 फंक्शनल रीजन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो आज हम लोग सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का डिटेल स्टडी करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर कवरिंग है, या इसको हम लोग अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from the external environment. मीन्स अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्री होकर मूव करना शुरू करेंगे। तो ये बाइंड करके रखता है, सेपरेट कर देता है कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट को एक जगह करेगा, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स को एक जगह, ताकि वो जो ऑर्गेनल्स है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से नहीं मिल सके। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? Plasma membrane is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from the external environment. External environment से ये इसको separate करके रखता है। नेक्स्ट है कि अगर इसकी हम लोग साइज देखें, अगर इसका हम लोग देखेंगे तो इसकी साइज जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइज जो होती है वो 7 mm थिकनेस होती है। mm मतलब 7 × 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। और अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सिंगल लाइन विजिबल होता है। ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स आप पढ़ेंगे कि उसके डबल बाउंडेड होते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल लाइन नज़र आता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसकी थिकनेस कितनी है? 7 मिलीमीटर, मीन्स 7 × 10⁻³ मीटर इसकी थिकनेस होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन permit the entry of organelles within the cell or give the permission to exit from the cell। मतलब इसका काम है कि इसको अगर यूजफुल थिंग है तो वो सेल के अंदर आएगा, और अगर वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर तो वो उसको रिलीज करेगा। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सोर्स को उसका ही काम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन
permit the entry and exit of certain substance. That's why it is called selective permeable membrane. इसलिए इसको कहा गया है मीन्स अब ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, एग्जाम्स में बहुत आपने देखा होगा, ये पिछले साल भी क्वेश्चंस आए हैं कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से लग रहा है ना सेलेक्टिव, मतलब इसका काम है सिलेक्शन करना। क्या करेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। वो करेगा, उस किसको लेना है, किसको बाहर करना है, किसको रखना है, ये सारा काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। अब ये क्या होता है सेलेक्टिव अब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का फंक्शन क्या हो गया? इसके 3 फंक्शंस हो गए। Useful substance enter into the cell. Second one is waste material exit from the cell. और थर्ड हो गया रिमेन विद, मतलब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या हो गया कि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करेगा। अब ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह दिया सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक बार और याद दिला दूं कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, because plasma membrane is called selective permeable membrane because plasma membrane permit the entry and exit of substance from the cell। वो वही रिस्पॉन्सिबल है। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी हो गया, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले है उसका काम क्या है? यूजफुल सब्सटेंस एंटर इनटू द सेल। जो यूजफुल सब्सटेंस होगा वो सेल के अंदर एंटर कराएगा, जो सेल के लिए ज़रूरी है वो एंटर करा देगा। नेक्स्ट है जो वेस्ट मटेरियल है, जो सेल के लिए वेस्ट मटेरियल होगा उसको एग्जिट कराने में हेल्प करेगा। थर्ड हो गया जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है वो रिमेन इन द सेल, मतलब जो ऑलरेडी ना वेस्ट मटेरियल है लेकिन हाँ उसकी ज़रूरत है सेल में, तो वो सेल में एज इट इज़ प्रेजेंट होगा। तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी परफॉर्म द 3 फंक्शंस। नंबर 1, यूजफुल सब्सटेंस एंटर इनटू द सेल, waste material exit from the cell and the metabolic intermediate substance remain within the cell। ये सेल के में ही रहेगा। अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, सब्सटेंस मूव कर रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो रह रहा है, तो सेल के अंदर बाहर सब्सटेंस कैसे मूव कर रहा है, ये क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ सब्सटेंस मूव विद इन द सेल और हाउ सब्सटेंस मूव फ्रॉम द सेल। तो इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ diffusion and osmosis। Substance move from one place to another by the process of diffusion and osmosis। यहाँ पे हर जगह जिक्र हो रहा है कि सब्सटेंस एग्जिट हो रहा है, सब्सटेंस एंटर हो रहा है, तो किससे हो रहा है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस से हो रहा है। नाउ द फर्स्ट इज व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन that moves through the semi-permeable membrane is called diffusion। डिफ्यूजन प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज होता है।
मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा। किसके थ्रू आएगा? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। अब कैसे आता है, कब आएगा? और हमेशा जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं या भी कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं कैसे मूव करते हैं? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। कैसे मूव हुआ? जैसे सपोज करें यहाँ पे सेल है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और बाहर में बहुत कम है। तो क्या हो गया? यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हो गया। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट है और बाहर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत कम है। तो ये हायर कंसंट्रेशन हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस क्या करता है? इक्विलिब्रियम बनाता है, इक्वल बनाएगा। तो इक्वल बनाने के लिए क्या होगा? ये यहाँ से वहाँ मूव करेगा। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो जब ये इस तरह से ये मूव करना शुरू करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव कर रहा है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर एक और हमने सेल लिया, बाहर में ऑक्सीजन है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है बाहर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मेन सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और अंदर में बहुत कम है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन हो गया। मीन्स ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर एनवायरनमेंट के ज़्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, लेस, बहुत कम है। फिर वही चीज़ हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन है, कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। ये इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, तो सेल के अंदर आएगा। तो जब सेल के अंदर आएगा तो दोनों बैलेंस हो जाता है, यहाँ का कंसंट्रेशन, यहाँ का ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र हो गया, दोनों का अमाउंट ट्रांसफ़र होकर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट होता जाएगा। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर? ठीक है। एक बार आप लोग एक बार और समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत कम है। तो जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है दैट इज़ नोन एज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ कम है दैट इज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये मूव करेगा। सेकेंड केस है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो हायर कंसंट्रेशन बाहर है, सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर, मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर मूव करेगा। तो डिफ्यूज़न जो होता है वो गैसियस सब्सटेंस के लिए होता है। ठीक है। घर में आपने देखा होगा अगरबत्ती जलता है, तो घर में जब अगरबत्ती जलता है तो किसी दूसरे कमरे में मम्मी पूजा कर रही हैं, ठीक है, या कोई अगरबत्ती जला रहे हैं, तो उसकी खुशबू हमें दूसरे कमरे में आती है। क्यों आती है? इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। क्योंकि जहाँ पे अगरबत्ती जल रहा है वहाँ पे फ्यूम्स निकला, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हम लोग दूसरे कमरे में बैठे हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऐसे भी एयर मॉलिक्यूल्स, एयर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में मूव करते हैं, तो वो फास्टर हो जाता है। डिफ्यूज़न में फास्टर मूवमेंट होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स का। गैसेस मॉलिक्यूल डिफ्यूजन प्रोसेस से फास्ट मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन में। नाउ द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis is the movement of water molecule from higher concentrations to lower concentration through semi-permeable membrane or through selective permeable membrane. Selective permeable membrane के through water का जब movement होता है from higher concentration से lower concentration, that is known as osmosis. पानी move कर रहा है, diffusion में gases move कर रहा था, अब osmosis में पानी move कर रहा है, water का movement हो रहा है। तो जब वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो क्या प्रोसेस हो सकता है? तीन चीज़ हो सकता है। अगर किसी भी सेल के अंदर हम लोग वाटर में हम लोग सेल डालते हैं
या कुछ कोई भी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को डालते हैं, तो 3 प्रोसेस हो सकता है। इसका 3 केस है। सबसे पहले क्या होगा, या तो स्वेलिंग होगी, या श्रिंकेज होगा, और रिमेन सेम रहेगा। रिमेन सेम होगा। और उसमें किसी भी सेल को अगर हम लोग किसी भी सेल के अंदर अगर हम लोग कोई भी वाटर सॉल्यूशन, अब ये वर्ड आ रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग ये वर्ड, तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये बना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा सॉलिड रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, और ये हमेशा वाटर के फॉर्म में रहेगा, या ये कहिए ये हमेशा वाटर ही रहेगा। तो अगर किसी भी सेल को, किसी भी वाटर सेल को, किसी भी हम लोग प्लांट सेल को या किसी भी एनिमल सेल को हम लोग अगर सॉल्यूशन में डालते हैं, किस सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में, तो उसका 3 स्टेज आएगा, उसके 3 इफेक्ट होंगे, या तो स्वेल कर जाएगा, या श्रिंक करेगा, या फिर रिमेन सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब स्वेलिंग होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू सेल के अंदर हो जाता है। मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये हमने एक सेल है, इसको हमने वाटर सॉल्यूशन में डाला, अब बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, तो इसका जो सेल होगा ये क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। स्वेल जो होगा वो काफ़ी फूल जाता है। इस केस में क्या हो रहा है, गेन ऑफ वाटर हो रहा है, गेन ऑफ वाटर हो रहा है, और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक। इस केस में हम लोग कह रहे हैं हाइपोटोनिक, मीन्स स्वेलिंग हो रही है, कोई भी सेल का स्वेलिंग हो रहा है, वो वाटर को गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो स्वेलिंग कहलाएगा। अब किसी भी हम लोग प्लांट सेल या एनिमल सेल को अगर हम लोग वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर सोल्यूशन में रखते हैं, तो क्या होता है, अब वाटर कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन इसके अंदर हाई है, तो ये क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा, बाहर की ओर लूज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो ये स्टेज क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक। ये क्या कहलाया, हाइपरटोनिक, मीन्स लॉस ऑफ वाटर हो गया। यहाँ पे फर्स्ट में गेन ऑफ वाटर हो गया, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो गया। थर्ड में क्या हो गया, हमने किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल को हमने सेल के अंदर डाला, वो एज इट इज़ रहा, ना वो बाहर निकला ना वो अंदर आया, इसका सेल का स्ट्रक्चर सेम रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो चेंजेस होते हैं। स्वेलिंग कब होती है, जब हम लोग रूट में, हमारे पास गमला है, हमने पानी डाला, रूट क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका जो सेल वॉल होता है वो क्या करेगा, सेल वॉल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो सेल वॉल स्वेल कर जाता है, तो वहाँ पे क्या केस आता है, हाइपोटोनिक। लीफ से एक्सेस वाटर जो प्लांट में है वो लीफ से इवापोरेट करेगा, प्लांट से बाहर रिलीज होगा, तो वो कैसे रिलीज होगा, स्टोमाटा के थ्रू रिलीज होता है, और जब स्टोमाटा वाटर को, एक्सेस वाटर को रिलीज करता है, तो उसका सेल वॉल क्या होता है, वाटर रिलीज करने के बाद वो श्रिंक कर जाता है, तो दैट केस इज नोन एज हाइपरटोनिक। रिमेन सेम रहेगा, जैसे हमने, अगर हम लोग 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन या डेक्सट्रोज शुगर को हमने 5% डेक्सट्रोज शुगर को हमने वाटर में मिलाया, तो हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। उसमें अगर आरबीसी को डालते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल है वो आरबीसी कहलाता है, जो रेड कलर का होता है, और उसको अगर हम लोग इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो आफ्टर 5 और 10 मिनट्स वी विल ऑब्जर्व देयर इज नो चेंजेस इन द साइज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कुछ भी चेंज नहीं होगा,
आरबीसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, न वो गेन करेगा, न स्वेल करेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। एक सॉल्यूशन तो ये हुआ। दूसरा सॉल्यूशन होता है रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर सॉल्यूशन किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा था कि 5% डेक्टोज शुगर में हमने आरबीसी डाला, कोई चेंजेस नहीं आया, साइज जो उसका रिमेन एज इट इज़ रह गया। नेक्स्ट होता है रिंगर सॉल्यूशन। ये किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट जो है हमने शुगर सॉल्यूशन में डाला, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें बहुत सारे मिक्सचर हैं सॉल्ट के, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब अगर हम लोग डालते हैं रिंगर सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन को वाटर में डाला तो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसमें अगर हम लोग आरबीसी को डालते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता है, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। जिस शेप एंड साइज का हमने आरबीसी डाला उसी साइज का हमें आरबीसी मिलता है आफ्टर 5 और 10 मिनट्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ना तो क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन आता है कि हमने डिफ्यूज़न भी पढ़ा, ऑस्मोसिस भी पढ़ा, तो किस स्टेज में किस प्रोसेस से गैसियस फास्टर मूव करता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करता है, तो किस में मूव करेगा? डिफ्यूज़न में मूव करेगा। क्योंकि अभी हमने अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिया, अगर कोई बच्चा आपके कोई भाई बहन है, वो दूसरे रूम में फ्रूटी पी रहे हैं, तो क्या उसकी स्मेल आएगी? या वो बच्चा गिरा दिया फ्रूटी, तो क्या फ्रूटी गिराने पे उसकी स्मेल आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। और जैसा अगरबत्ती जल रहा है, इवन कोई परफ्यूम स्प्रे कर रहा है, तो उसकी खुशबू भी हमें दूसरे कमरे में आती है। तो गैसेस स्टेज में, डिफ्यूज़न प्रोसेस में गैसेस, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट उनका फास्टर होता है, डेट मूव फास्टर एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होता है? इट इज़ द नॉन लिविंग पार्ट, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है और हम लोग, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल जो होता है, जैसे ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, इसके बाद का जो रीजन होगा ये हमारा सेल वॉल कहलाएगा। सेल वॉल मतलब सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में सेल वॉल लाइज करता है और ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या है? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। स्टार्च एंड शुगर आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। और सेल्यूलोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किससे बना होता है? सेल्यूलोज आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल से, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है, तभी इसको नॉन लिविंग पार्ट कहते हैं। और ये इसको टर्जिट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट को हम लोग इजीली बेंड करके तोड़ सकते हैं उसके फ्रूट्स को। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है सेल वॉल का, कि ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हुआ? आपने देखा होगा कोई आदमी 6 फीट का है, बहुत लंबा है, एक टाइम के बाद क्या होता है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है। ठीक है। लेकिन प्लांट है, बैनियन है, अशोक ट्री है, काफ़ी सारे प्लांट ट्रीज को आपने देखा होगा, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, इवन मल्टी स्टोरेड को क्रॉस कर जाते हैं। तो वो क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए वो बेंट नहीं करते हैं, वो एकदम इरेक्ट रहते हैं, खड़े रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। ये क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के कारण ही उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स। Plasma membrane is made up of protein and lipids and cell wall is made up of cellulose. आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और till then bye, be safe and healthy. Thank you.